ये कहा था कि वो माध्यमिक शिक्षा को पंचायती राज से अलग करेगी और शिक्षकों की नियमित वेतनमान पे बहाली करेगी। लेकिन 17 के बाद ये 20 आ गया, 3 सालों में आज तक कुछ नहीं हो पाया। तो शिक्षक जहाँ एक ओर सरकार से नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षक संघ और उसके नेता माननीय श्री केदारनाथ पांडे जी से भी नाराज हैं। मैं थोड़ा सा उनके ऊपर भी टिप्पणी करना चाहूँगा। निश्चित रूप से उन्होंने हमें निराश किया है और बार बार निराश किया है। कष्ट मुझे भी है और बहुत कष्ट है, थोड़ा भी कम नहीं है। लेकिन हम जब थोड़ा सा पीछे से अध्ययन करते हैं, बहुत पीछे नहीं जाना है, अभी वर्तमान की हड़ताल की बात मैं करना चाहूँगा। जब हड़ताल चल रहा था, 72-78 दिन तक हड़ताल चला, सभी शिक्षक परेशान थे। खुले रूप से या दबे रूप से हर कोई कह रहा था कि अब आंदोलन खत्म होना चाहिए। कुछ शिक्षक तो जाके विद्यालयों में योगदान भी कर लिए थे और सरकार किसी भी शिक्षक संघ से वार्ता करने को तैयार नहीं थी। बिहार में केवल माध्यमिक शिक्षक संघ नहीं है, इस तरह के 50 संगठन हैं। माध्यमिक के भी हैं, उच्चतर माध्यमिक के भी हैं, प्राथमिक के हैं, मध्य के हैं, सभी के संगठन हैं और सभी के नेता भी हैं। लेकिन ये सरकार किसी को भी आमंत्रित नहीं की, किसी से वार्ता तक नहीं की। सच्चाई तो ये है कि माध्यमिक शिक्षक संघ को भी सरकार ने वार्ता के लायक नहीं समझा। लेकिन माध्यमिक शिक्षक संघ के वयोवृद्ध नेतृत्व ने ये महसूस किया कि अगर हड़ताल समाप्त नहीं होता है और एक सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो शिक्षकों की परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। संभव है कि सरकार शिक्षकों को गिरफ्तार कराती। 30,000 से ज़्यादा उच्च माध्यमिक शिक्षकों को निलंबित भी किया जा चुका था। अगर सरकार नहीं समझौता करती तो शायद इन सारे शिक्षकों को रोड पे आ करके और न्यायालय की शरण में जाना पड़ता। लेकिन इस विकट परिस्थिति से बचाने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय केदारनाथ पांडे जी ने किया। उसके बाद जब सेवा शर्त नियमावली बन रही थी तो भी सरकार ने किसी को विधिवत आमंत्रित नहीं किया। हमें जहाँ तक पता है, श्री केदारनाथ पांडे जी अपने प्रयास से, अपने विधान पार्षद होने के नाते या जो भी उनका रसूख हो उसके नाते कभी कभार बिन बुलाए जाके मेहमान की तरह परामर्श दिए होंगे। लेकिन जब सेवा शर्त नियमावली आई तो ये विसंगतियों का अंबार लेकर आई। इसलिए हम शिक्षक बंधु बहुत ही नाराज हो गए और सरकार के संग संग केदारनाथ पांडे जी को भी लपेटे में ले लिया और कुछ लोग तो मर्यादा का उल्लंघन भी कर दिए। इतने गंभीर आरोप लगा दिए जो नहीं लगाया जाना चाहिए। शिक्षक हैं तो शिक्षक की मर्यादा भी तो बनी रहनी चाहिए। हमें लगता है कि श्री केदारनाथ पांडे जी ने एक काम कर दिया जिसके वजह से वह शिक्षक के निशाने पे आ गए। काम ये था कि उन्होंने सरकार को शाबाशी दे दी, धन्यवाद दे दिया। लेकिन क्या ये बहुत बड़ा अपराध है? जरा सोचिए, हम सब भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति के मर्म को जानने वाले लोग हैं। धन्यवाद देना हमारा संस्कार रहा है। इसे पाश्चात्य कंट्री में थैंक्स गिविंग कल्चर के रूप में आज भी अपनाया जा रहा है और थैंक्स गिविंग कल्चर प्रोमोट हो रहा है। धन्यवाद देने से हमेशा प्रसन्नता मिलती है, वो देश तरक्की करते जा रहे हैं। लेकिन हम भारतीय संस्कार को सजोने में असमर्थ हो रहे हैं। हमने धन्यवाद देना छोड़ दिया और जब धन्यवाद नहीं देते हैं तो परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। जरा सोचिए, जिस सरकार ने बहाल किया, जिस सरकार ने सेवा शर्तों में सुधार किया, उसकी आलोचना इसलिए तो हम करते हैं कि उसने नियमित वेतनमान के पद समाप्त कर दिए। लेकिन हम ये भी तो मानेंगे कि उसी सरकार ने हमें सेवा का अवसर भी दिया। ये हमारी क्षमता पे निर्भर करता है कि हम सरकार को किस हद तक मोटिवेट करके या प्रेशराइज करके, दो ही तरीके हो सकते हैं, तीसरा कोई तरीका मुझे नहीं समझ में आता। तो मोटिवेट करें या प्रेशराइज करें, उद्देश्य तो एक है, अपनी सेवा दशाओं को सुधारना, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बचाना, बिहार के गरीब, पिछड़े, ग्रामीण क्षेत्र के
वैसे बच्चों को जिनके लिए सरकारी विद्यालय ही एकमात्र सहारा है, उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। तो ऐसे में हम अगर सरकार का धन्यवाद करके कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो क्या ये इतना बड़ा अपराध है जितना समझा जा रहा है? मुझे लगता है नहीं। आप भी जरा सोचिएगा। धन्यवाद तो हम इसलिए भी देते हैं कि कोई मुस्कुरा देता है, धन्यवाद तो इसलिए भी देते हैं कि कोई मुझे सुन लेता है, धन्यवाद तो हम इसलिए भी देते हैं कि कोई अपना होने का बोध करा देता है। तो ऐसे में धन्यवाद देना बहुत बड़ा पाप नहीं हो सकता। और इस विकट स्थिति में अगर किसी ने मोर्चा संभाला तो केवल और केवल केदारनाथ पांडे ने संभाला है। बाकी लोग या तो कोरोना के भय से भयातुर हों या सरकार की उपेक्षा से निराश हों, उन्होंने अपनी कोई भूमिका का निर्वहन नहीं किया। मैं ये भी नहीं कहता कि केदार पांडे को स्वीकार कर लीजिए, मैं ये भी नहीं कहता कि वर्तमान सरकार को स्वीकार कर लीजिए। मर्जी के मालिक हैं आप, जिसे चाहे उसे रखें। केदार पांडे तब तक हैं जब तक उनसे बड़ा विकल्प हम नहीं दे पाते हैं। जिस दिन उनसे सक्षम विकल्प आ जाएगा, केदार पांडे स्वयं समाप्त हो जाएंगे। इसलिए क्रोध है, क्रोध की अभिव्यक्ति भी हो, लेकिन सुविचारित होनी चाहिए, मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। और मर्यादा से इतर अगर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने आप को बचा पाएंगे। अपने आप को बचाने के लिए मर्यादित आचरण करना ही पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ कि हर भगत सिंह को गांधी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये अतीत भी है, वर्तमान भी है, भविष्य भी है। तो हमें अपनी प्रतिक्रियाओं में सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। और मैं तो पिछले आंदोलन का भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मुझे एक उक्ति याद आती है कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, वह नाविक क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, धाराएं यदि प्रतिकूल न हो। इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी अगर इस नियमावली की विसंगतियों को सिस्टमेटिक रूप से किसी ने सरकार के समक्ष लाने का प्रयास किया है तो वह केवल और केवल बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और उसके माननीय अध्यक्ष केदारनाथ पांडे जी ने किया है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सारी कमियों को गिनाया है, सरकार को पत्र लिखा है। और थोड़ा सा धैर्य तो रखना होगा, इंतज़ार तो करना होगा। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से एक सकारात्मक पहल होगी और फिर हमें भी अपने रणनीति पे बहस करनी होगी। और हम बहस करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये उदासियों का मौसम बदल जाए। और मैं कहता हूँ कि उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता है। तू अगर चाहे तो मेरे साथ चल भी सकता है। चलना ही होगा, क्योंकि चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मंजिल इंतज़ार कर रही है, हम चलने को तैयार हैं। और आप है ना? बहुत बहुत धन्यवाद।